वेलकम टू माय चैनल लेजेंड है दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट। तो इसमें हम लोग यूनिट वाइज जो भी आपके पॉइंट्स हैं मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि सिलेबस के बारे में। तो अपना सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कोड क्या है। तो हम लोग का इस बार का कोड है KDS 063 जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स के आते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको 100 नंबर का इसमें देना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सिलेबस इसका। तो इसमें 5 यूनिट हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सारे सिलेबस को स्टडी करेंगे। तो 5 यूनिट में हम लोग को इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि इसमें दे रखे हैं। ठीक है, ये जो कि EKTU लेटेस्ट सिलेबस है 2023 का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो 2022 एंड 2023 बैच के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो कि यूनिट 1 है उसमें इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपके जो भी पॉइंट्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस सिमिलरली एंड डिफरेंस फ्रॉम कन्वर्सेशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आपके यूनिट 1 में आपको कवर करने हैं। मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, तो इन सब को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज में आपको सबसे पहले तो मैं एक टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। फिर क्या करूंगा कि लास्ट में जब यूनिट कवर हो जाएगी पूरी, हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, तो सबको मर्ज करके 1 वीडियो बना दूंगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको एक वीडियो को देख के आप सिंपली जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा 1 वीडियो में भी, जो कि मैं सिंगल सिंगल टॉपिक पे भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जिसको आप अगर थोड़ा सा समझ लें तो फिर अपने आप से एक बार नोट्स कहीं से भी या फिर क्वांटम देख के आराम से अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, फिर यूनिट 2 में भी देखें तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि मीन्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपके पास जानकारी होनी चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, कैसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाए, बॉटम अप टॉप डाउन, ये सब चीज़ें अप्रोच इसमें लगती हैं। ठीक है, फिर फ्लो ग्राफ लगता है, फ्लो चार्ट लगता है, सीडो कोड्स लगते हैं, डिज़ाइन स्ट्रक्चर चार्ट्स लगते हैं। फिर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है कि मीन्स सॉफ्टवेयर की टेस्ट किस किस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, फिर अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग हो गई। ठीक है, कोड इंस्पेक्शन हो गया। मीन्स इस पर क्या होती है कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि मीन्स सॉफ्टवेयर कितना बैलेंस है, मीन्स कितने यूज़ में है और कितना उसको कोई हैक तो नहीं कर सकता, या फिर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ गलतियाँ निकलती हैं तो उसको फिर मेंटेन किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या हुआ कि ये जो भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें हर एक यूनिट वाइज आपको क्या होगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आप एंड्रॉयड सीखते होंगे तो आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है, तभी तभी आप जो है कि सिंपली अच्छे से काम कर पाएंगे कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको अगर डिज़ाइन करना है तो। फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, 1 बाय 1 मीन्स सीरीज़ में ही आपकी क्या है, ये चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, ताकि आपको ये रहे कि बाद में अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यूअर ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, और आपको अगर इन सब चीज़ों की जानकारी रहेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाएंगे तो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करूँगा हर वीडियो, जैसे ही यूनिट कवर हो जाएगी उसको मैं एक वीडियो में डाल के आपको दे दूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि यूनिट 1। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो बनाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जितना जल्दी कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों। पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो हम लोग चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है कि 2 चीज़ों से मिला हुआ था। एक तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर और इसको इंजीनियरिंग मीन्स अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है,
तो जहाँ जो कि मैंने आपको डिफिनीशन प्रोवाइड कर रखी है, तो इसमें है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। मीन्स इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो बड़ा, अगर आप कहें तो एक मेथड होता है जिसमें कि मतलब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब वेल डिफाइंड प्रोसीजर से डिफ़ाइन करते हैं। वेल डिफाइंड प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर से। अब जैसे कि अगर आपको जैसे कि मैं कहूँ, अगर आपको किसी के खिलाफ़ क्या करना है, केस फाइल करनी है कोर्ट में, तो क्या होता है, एक प्रोसीजर ये नहीं होती है कि आप डायरेक्ट के जज से बोल दिए कि इसको सज़ा दे दो, इसने गलत काम किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये प्रोसीजर नहीं है कि आप डायरेक्ट जज के पास चले गए और जज से बोल दिए और जज ने सज़ा दे दी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मान लीजिए छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। फिर उसको एफआईआर की कॉपी लेके फिर आपको क्या जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप केस फाइल करेंगे। फिर केस फाइल करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से वो उसकी हायरिंग होगी, मीन्स कोर्ट में आपका डेट आएगा, डेट पे आप जाएंगे। उसके बाद से आपको फिर क्या होगा कि बहस होगी, बहस में जो जीतेगा उसको सज़ा वो देगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है कि आपकी एक प्रोसीजर है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, आइडिया डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आइडिया मीन्स कि हम लोग किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, मीन्स को कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप यूँ कहें तो कोई अगर मान लीजिए वेबसाइट बना रहे हैं तो किस चीज़ के लिए वेबसाइट, ब्लॉग मीन्स किस चीज़ के लिए, न्यूज़ के लिए है, एजुकेशन के लिए है, नोट्स के लिए, किस चीज़ के लिए। तो आपको सबसे पहले तो एक आइडिया डिज़ाइन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद से क्या होगा कि टीम इकट्ठा करना पड़ेगा। टीम इकट्ठा करने के बाद से सबको काम बांटना पड़ेगा। फिर उसके बाद से काम होगा, बनेगी, फिर टेस्टिंग होगा कि मतलब सही कर रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें प्रोसीजर्स हैं। तो इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो करने का काम है, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, तो ये सिंपली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। तो आप इसको मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने डिफिनीशन प्रोवाइड कर रखी है कि मीन्स वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसको क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर में मीन्स सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और किसको, जो भी आपकी वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल होती है, टेक्निक होती है, प्रोसीजर होती है, उसको फॉलो करके। और ये क्या करता है कि जो भी मीन्स अगर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो वो क्या करता है कि जो भी यूज़र्स होते हैं, या हम लोग हैं, आप हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको ईज़ी मिल जाता है कि आप उसको यूज़ करके बहुत ही रिलेबल मीन्स अगर देखना चाहें तो अगर आपको कोई नोट्स डाउनलोड करना है तो आप सिंपली सर्च करते हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। बट अगर आपको कहीं मान लीजिए, अब जैसे कि इमेज की बात आती है, ठीक है, तो हम लोग इमेज एडिटिंग में करते हैं, तो हमेशा इमेज एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या कर लेता है, तुरंत एडिट कर लेता है। अब मान लीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता या फिर एप्लीकेशन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है आपको, फिर कोडिंग करनी पड़ती, फिर जो है कि आप सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, फिर आप उसको एडिट करते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको काटे पीटे, या फिर उसको फिर कलर को इरेज करें, उसके बाद कहीं जाके आप फिर उसका फ़ोटो लें, तब जाके आप कहीं एडिट कर पाएंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती, तो उसके लिए क्या होगा, सॉफ्टवेयर हमने सॉफ्टवेयर जो भी इंजीनियर्स थे उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मीन्स कम टाइम में आपको क्या हो पाए, सारी सुविधाएं मिल पाएँ। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो अगर मेरे क्लास के टीचर जो समझाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, तो उनकी डिफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट एंड देन डिज़ाइन बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाइज दोज रिक्वायरमेंट। मीन्स जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम रिक्वायरमेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्यों होता है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके यूज़र्स मीन्स जो भी आपकी जनता है, अगर यूँ कहें तो देखिए, तो आप अगर एग्जांपल में देखा जाए तो नेता आप किसे चुनते हैं, ठीक है, नेता उसे चुनते हैं जो कि आपके लिए आसान हो काम करने मीन्स काम कराने में। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई काम कराना है तो आप डायरेक्ट सिंपल उससे बोल सकते हैं, वो आपका काम कराए। ठीक है, आपके लिए हमेशा रेडी रहे, जो भी आप बोलें वो काम। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर है, मीन्स सॉफ्टवेयर में आपको जो चीज़ें चाहिए, मुझे वीडियो डाउनलोड करना है, नोट्स डाउनलोड करना है, तो वैसे ही आप मांग करते हैं, तो वैसा ही जो भी इंजीनियर होता है वैसा सॉफ्टवेयर आपको आपके लिए डिज़ाइन करता है। जितना ईजी से ईजी आप सॉफ्टवेयर की मांग करते हैं उतना ईजी से ईजी सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है,
सो वाई इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड क्यों है, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरत क्या है सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि जो भी आपके लार्ज सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसको मैनेज करने के लिए, फिर फॉर मोर स्केलेबिलिटी, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए होता है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। मीन्स क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्यों रिक्वायर होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कई सारी जगह पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कई सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से करते हैं इंजीनियरिंग। तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो भी आपकी सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करें, सॉफ्टवेयर को और आसान बनाएं, ठीक है, आपके लिए। फिर क्या करें, कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स कम लागत में उसका हो पाए, ठीक है। फिर जो भी डायनेमिक नेचर है सॉफ्टवेयर को उसको अच्छा से करें मैनेज, ठीक है। फिर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको अच्छे से बढ़ाएं। अगर देखा जाए तो अगर आप विज़िट करें, आप जो पहले वेबसाइट्स विज़िट करते थे कुछ साल पहले और अब जो विज़िट कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, तो क्या होता है, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। मीन्स बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हो जाते हैं। तो वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं मतलब मीन्स हर समय आपको यूज़र्स जो भी होते हैं, जो भी हम लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई गाने का वेबसाइट है, सॉन्ग की वेबसाइट है, या फिर कोई मूवी की वेबसाइट है, तो उस पर हम लोग जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हमको तो उसका सजेशन देते हैं, वही सजेशन जाता है इंजीनियरों के पास। उस सजेशन को अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे अपडेट करनी चाहिए तो वो लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मीन्स जो भी यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, जो भी हो अच्छे से मिल जाए उनको, अच्छे मीन्स बेटर तरीके से उनको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब हम लोग शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोग्राम हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रोग्राम एक सबसेट होता है सॉफ्टवेयर का, और ये सॉफ्टवेयर तब बनता है जब इसके डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी हैं, जो भी मैनुअल्स हैं, वो क्या हो, प्रिपेयर्ड हो जाए अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से, ठीक है। फिर आता है कि एक प्रोग्राम होता है क्या, कम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। मीन्स जो भी सोर्स कोड होते हैं और ऑब्जेक्ट कोड होते हैं उनकी जो कम्बिनेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, तो डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप सिंपली जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्या होती है, विंडोज़, लिनक्स एंड etc, ठीक है। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली करता है क्या है, हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, जो कि आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या करता है, इंटरलिंक करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल्स। मीन्स जो भी मैनुअल्स होते हैं वो आपके जितने भी टाइप्स के मैनुअल्स हैं उसको कॉन्सिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी टाइप्स हैं मैंने उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल। तो इसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का। फिर एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, मीन्स जो सबसे पहला है एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर आया है डिज़ाइन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर टेस्टिंग है। मीन्स सबको मैंने सबको यूनिकली डिफाइन किया है। तो सबसे पहले एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, तो इसमें होता है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, फिर डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। फिर डिज़ाइन में आता है आपका फ्लो चार्ट, ER डायग्राम। फिर इम्प्लीमेंटेशन में सोर्स कोड टेस्टिंग, फिर क्रॉस रेफरेंस टेस्टिंग, और टेस्टिंग में आता है टेस्ट डाटा एंड टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपके सिंपली क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के मैनुअल्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेटअप एंड यूज़ द सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रिएक्ट टू द सिस्टम फेल्योर। मीन्स क्या होता है, तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन को क्या कहती हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो ऐसे सेटअप करती हैं जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करता है कि अगर सिस्टम कभी फेल होता है तो, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअल्स, जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल है उसकी लिस्ट। तो उसमें क्या होता है, 2 प्रोसीजर मैनुअल होती हैं, एक होता है यूज़र मैनुअल और एक होता है ऑपरेशनल मैनुअल।
तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यूज़र मैनुअल के बारे में। तो यूज़र मैनुअल में आपका आता है सिस्टम ओवरव्यू आ जाता है, फिर बिगिनर गाइड ट्यूटोरियल्स, फिर रेफरेंस गाइड आ जाता है। अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, ऑपरेशनल मैनुअल। तो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका इंस्टॉलेशन गाइड आता है, फिर सिस्टम एडमिन गाइड आता है, ठीक है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट शुड बी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड so that it can be used in several programs, various subroutines libraries, and may be reused in a effective manners। मीन्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किस लिए यूज़ होते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इसलिए यूज़ होते हैं कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और प्लस आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या हो कि मीन्स जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की यूज़ होंगे ही होंगे, ताकि आपके जो भी लाइब्रेरीज़ आप बना रहे हैं, सब रूटीन्स लाइब्रेरीज़ या फिर जो भी आप बना रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे से अच्छे आपको इजी वे में आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो ये है आपका कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। तो पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें क्या है कि सबसे पहला है कि आपका इट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मीनिंग होता है कि जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको आप मतलब या तो देख नहीं सकते हैं या फिर टच नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बस समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भूत लोग कहते हैं, तो भूत क्या है, तो भूत का ना ही आपने देखा है ना ही आपने छुआ है उसको, आपने उसको क्या किया है, महसूस किया है। सेम चीज़ ये है, ठीक है। फिर इट इज़ नॉन परिसेबल मीन्स, ठीक है। और इसको मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्रोनाउंस ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, इसका मतलब होता है कि ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। मीन्स ख़त्म, अब जैसे हमारी उम्र क्या होती है, धीरे धीरे ढलती जाती है, हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर नहीं ढलता है ना, वो बूढ़ा नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग कह सकते हैं अजीवित है। मीन्स उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर वो अगर मान लो डिलीट नहीं करे तो वो वैसे का वैसा ही सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए पड़ जाएगा, जब तक कि डाटा सारे डिलीट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज़ ईजी टू रेप्लिकेट, मीनिंग इट कैन नॉट बी कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ईजिली। मीन्स क्या है कि ये जो है कि इट कैन बी कॉपीड मीन्स हम लोग जो भी आपके कोड हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कॉपी करके फिर किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, मीनिंग इट कैन हैव मैनी इंटर रिलेटेड पार्ट्स एंड फीचर्स। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए सॉफ्टवेयर जो भी आपका बना है उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। बहुत सारे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप एजुकेशनल अगर वेबसाइट बनाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने कि कहीं पे नोट्स प्रोवाइड कर रखे होंगे, कहीं पे हैंड रिटेन, कहीं पे आपका जो है कि टाइप नोट होगा, कहीं पे पीपीटी पड़ी होगी, फिर कहीं पे लेक्चर्स पड़े होंगे। तो वो क्या है, वो आप जो है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मीन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब आपने सबको एक तरीके से एडजस्ट किया होगा, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर ठीक है, ये हाँ, उसके बाद से इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है समझने में भी, और फिर क्या होता है मॉडिफाई करने में भी। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है और वो उस इंसान को दे दें जो कि उस सॉफ्टवेयर में कभी काम ही ना किया हो, तो उसको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में, देन वो उस पर कुछ जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो कर सकता है। फिर इट कैन बी अफेक्टेड बाई चेंजिंग रिक्वायरमेंट, meaning it may be turned to updated or modified as the needs of the user changes। मीन्स हो सकता है कि कुछ अफेक्ट आ सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी यूज़र्स ने बोला कि नहीं मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है, या फिर उसने बोला कि ये चीज़ें मुझे होनी चाहिए, तो शायद हम लोगों को शायद अच्छा लगे, और ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई कि 60 से 70 यूज़र्स ने बोल रखे हैं, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत तो चेंज करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत चेंज की और उस पर क्या हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बिगड़ गया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर ठीक है, इट कैन बी अफेक्टेड बाई बग्स एंड अदर इश्यूज़। मीन्स बग्स आ सकते हैं, कुछ एरर आ सकती हैं, ठीक है, तो फिर उसको सही करना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा समय, अगर आप गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है देन आप सही कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं नॉलेज है देन आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपके हैं, फंक्शनलिटी हुआ, फिर उसके बाद से हो गया आपका पोर्टेबिलिटी, इफ़िशियंसी,
मेंटेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर छोटे से डिटेल में, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। फंक्शनलिटी क्या होता है कि फंक्शनलिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट इट्स इंटेंडेड पर्पस, मीन्स जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेद किससे कंपेरिजन किया जाता है, इंटेंडेड मीन्स आप वहाँ तक सोचे हों और वैसा काम नहीं कर रहा है, और आप मीन्स आपने सोचा क्या है और इस समय काम क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं कि फंक्शनलिटी में कितने आ जाते हैं। फंक्शनलिटी में आती है सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, कॉम्प्लियंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं रिलेबिलिटी। तो रिलेबिलिटी में आता है मैच्योरिटी, रिकवरेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, मीन्स रिकवरेबिलिटी मीन्स जो भी डिलीट हो उसको रिकवर कर लें। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स जो भी फॉल्ट आ रहा है उसको हम लोग टॉलरेट, मीन्स टॉलरेट कहें तो अनदेखा, ठीक है, मीन्स अनदेखा मीन्स उस उतना ही वो फॉल्ट है जिसको हम लोग मतलब कोई मतलब ना रहे कि ये छोटी सी फॉल्ट है। फिर मैच्योरिटी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक था वो था इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी में हम लोग देखते हैं दो तरीके से, एक इन टाइम, एक इन रिसोर्स, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी में भाई अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर लर्नेबिलिटी, फिर ऑपरेबिलिटी, मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले तो उस वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा, फिर उससे जो भी आप सीख सकते हैं, जो भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेंटेबिलिटी में उसको मेंटेन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन, सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे, फिर सोचेंगे कैसे स्टेबल, फिर अगर स्टेबल नहीं हो पा रहा है फिर चेंज करेंगे, फिर उस पर जो भी ऑपरेशन लगाने होंगे वो ऑपरेशन करेंगे। तो ये मेंटेबिलिटी के अंदर आता है। फिर आता है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी में अडॉप्टेबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, रिप्लेसेबिलिटी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के देन आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। तो प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम कम्बिनेशन होता है किसका, एक सोर्स कोड का और एक ऑब्जेक्ट कोड का, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि डाटा और जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको क्या, डाटा प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूशन स्पेसिफिक क्या होता है, टास्क, मीन्स डाटा और प्रोग्राम को यूज़ करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो वो आता है आपका सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका। फिर आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस में हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो भी आपके क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम इनकाउंटर वाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, में जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब ये डेवलप होती हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है साइज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि अब एक्सपेंसिव होते जा रहा है और मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, ठीक है, वाइल ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल द कोड इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट इज डबलिंग एवरी कपल ऑफ ईयर्स, मीन्स क्या होता है कि जितने भी कोड हैं किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने में, वो क्या होता है कि दिन प्रतिदिन यूज़र डिमांड करते जाता है और फिर कोडिंग होते जाती है। तो क्या होता है हर समय आप देखेंगे हर साल में डबल होते जाता है। तो अब कहें तो क्या है, क्या मतलब क्या हो रहा है कि क्राइसिस हो रहा है, तो क्या है कि जो भी कस्टमर और डेवलपर के बीच में क्या है कि बहुत ज़्यादा गैप है अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, ठीक है। तो उस गैप की वजह से ये क्राइसिस आती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि बहुत लंबा समय लग जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने को। जब लंबा समय लगेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है तो जो है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, मीन्स नॉलेज भी अगर ना हो, मान लीजिए अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, ठीक है, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो साइज तो अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी, अब हर दिन आप बदलते रहेंगे कि ये करिए वो करिए, मीन्स यूज़र डिमांड करते रहेगा और आप सारी डिमांड एक्सेप्ट करते रहेंगे और आप बढ़ाते रहेंगे, तो भाई साइज़ तो बढ़नी ही बढ़नी है आपके सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा साइज अगर बढ़ गया तो। फिर आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसकी देखेंगे कि आप पुअर क्वालिटी है और बहुत सारे देखेंगे जो कि आपकी एकदम हाई क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो
आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवेयर करना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर देखें तो टेस्टिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मीन्स जो भी आपकी फ़ाइनल टेस्टिंग होती है वो नहीं होती है, और फाइनल टेस्टिंग अगर अच्छे से नहीं होगी तो फिर वो आपका जो क्वालिटी है आपके सॉफ्टवेयर की वो बिल्कुल बेकार होगी। अगर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग अच्छी होती है, उसमें जो भी कमियाँ है उसको फिर से मेंटेन किया जाता है, तो आपकी गुड क्वालिटी की सॉफ्टवेयर होगी। अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल वीक होना ही होना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि क्वालिटी आपकी अगर अच्छी करनी है देन आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल में देखा जाए कि अगर टेस्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है 1000 लाइन में ज़रूर 10 या 15 एरर ज़रूर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आप उसको सही करिए, देन आप फिर उसको टेस्ट करिए। अगर पूरा एकदम 100% हो जाता है देन आफ्टर आप उसको डेवलप कर पब्लिश करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सॉफ्ट का साइज़ और क्वालिटी होगी कॉस्ट पे। तो कॉस्ट आपका देखिए कॉस्ट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपने एक वर्क टीम प्रोवाइड कर रखी होगी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो अगर ज़्यादा बड़ी टीम है और ज़्यादा समय लग रहा है तो फिर आपके ज़्यादा पैसे खर्च होने ही होने हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में कॉस्ट बढ़ जाती है भाई, जितना समय लगेगा उतनी जो भी आपके पैसे हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। तो इसकी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर अगर कहें तो ये फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ द FAA एडवांस ऑटोमेटिशन सिस्टम कॉस्ट ओवर $700 पर लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जो कि ये है डेवलपमेंट, ये एक लाइन के कोड के लिए $700 लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट है। आप जानते हैं कि इंडिया में $1 की कीमत इस समय 80+ है, और $700 यानी कि आप समझ सकते हैं 56,000 से ऊपर, ठीक है। फिर देखते हैं कि डिलेड डिलीवरी में मीन्स कि आपने मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैंने आपसे एक डिमांड की कि आप मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाइए, और आप जो है कि सॉफ्टवेयर बहुत मीन्स जिस समय पे मैं मांग रहा हूँ उस समय पे आप दे नहीं रहे हैं, तो ये भी एक क्राइसिस है। मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय ले लेता है डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर उस टेस्टिंग में भी, फिर मेंटेनेंस में भी, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि जब ज़्यादा समय लगेगा तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा, मैं भी उतना ज़्यादा नहीं वो करूँगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका वो घाटा ही जाएगा, ठीक है। आपकी वो पूरी मेहनत घाटे ही जाएगी। जिस समय मैं मांग रहा हूँ उस समय आप दे नहीं रहे हैं, तो फिर मैं आपकी जो भी डिमांड है वो आपको फिर तो मैं फुलफ़िल नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आती हैं डिलेड डिलीवरी में, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका AKTU के एग्जामिनेशन में हमेशा बनता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसमें और भी आपको मैं 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ जो कि आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि 4-5 पॉइंट बताता हूँ जो कि आप लिख लीजिए, ये मेन पॉइंट है। तो आपका हो गया कि एक तो अंडरस्टैंडिंग द गैप बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर, जो भी गैप है उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर सॉफ्टवेयर टेक लॉन्ग टू डेवलप, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया। फिर डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, फिर इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। स्टाफ स्विचिंग हो गया, अगर मान लीजिए स्टाफ स्विच होगा तो फिर जो भी आप अगर मान लीजिए किसी भी स्टाफ को स्विच कर रहे हैं तो जो भी पहले जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो ज़्यादा समझता होगा सॉफ्टवेयर को, और जो नया सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर आएगा तो वो उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाएगा। तो वो चीज़ क्या होगा कि आपका टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके बारे में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बाद, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, ठीक है। तो द टर्म सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइज टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें क्या हो रूल्स के हिसाब से जो भी काम बनते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर जो भी बनाते हैं एकदम रूल्स के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। जो भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, साइंटिफिक रूल्स, ठीक है। जिसमें क्या क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट हुआ, मैनुअल हुआ, PDF हुआ, ETC जो भी आप अपने सॉफ्टवेयर में रखना चाहें, ठीक है।
और इसमें ये भी बताया जाता है कि प्रोग्राम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएटेड आउटकम दैट प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उनके साथ क्या होता है, एसोसिएट मीन्स काम करता है, और जो भी आउटकम आउटकम होता है वो प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटीज़ में अगर आप मान लें तो अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो एक्टिविटीज़ में आप उसमें देख सकते हैं कि एक लॉगिन पेज का एक्टिविटीज़, एक रजिस्ट्रेशन पेज का एक्टिविटी, हर का सबका एक एक्टिविटीज़ बांटी गई होती है। सबको मिला के हम लोग काम करते हैं और जो भी आउटकम देना होता है हम लोग देते हैं, ठीक है। तो दीज आर 4 की प्रोसेस एक्टिविटीज़ जो विच आर कॉमन टू, जिसमें ये 4 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कॉन्स्टेंट ऑन इट्स ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। जो भी फंक्शन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, ठीक है, एकदम सीधे तौर पे क्या होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन है उसके अंदर वो सीधे तौर पे डिफाइन होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। द सॉफ्टवेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस, मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट, जैसे यूज़र जो भी कुछ बोल रहा है वो क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। फिर कहते हैं सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेट टू इंश्योर दैट इट डज नॉट हैव व्हाट द कस्टमर वांट्स। मीन्स सबसे पहले चीज़ ये कि जैसे कि वैलिडेट का मीन्स अगर हम कहें तो अगर मान लीजिए कोई यूज़र है और कोई चीज़ चाह रहा है कि हाँ ये आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, और प्लस ये भी बोल रहा है कि ये जो चीज़ आपने बनाई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को देख के फिर क्या करना चाहिए, आप एक तौर पे क्या कहें तो एक समरी निकालनी चाहिए, और जो आपको अच्छा लगे फिर उसके बाद से आप अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकते हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर और अधिक चले। फिर कहें सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। द सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व टू मीट चेंजिंग क्लाइंट नीड्स। मीन्स जब भी क्लाइंट जो भी है, आपका यूज़र कहें या फिर क्लाइंट कहें जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, वो जब चाहे आपसे अगर कुछ चेंज कराना है तो आप उसमें कुछ चेंज कर पाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो फिर हम लोग शुरू करते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, किसके बीच में, कॉन्वेंशनल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिलरिटीज़। तो सिमिलरिटीज़ क्या है कि बोथ आर गेटिंग ऑटोमेटेड स्लोली। मीन्स क्या है कि क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक, दोनों क्या हो जाते हैं, स्लोली काम करते हैं। फिर बोथ रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ देयर फील्ड, ठीक है। दोनों को क्या होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप उसको डेवलप कर पाएंगे। बोथ हैव फिक्स्ड वर्क टाइमिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अनलाइक डॉक्टर्स। मीन्स क्या होता है कि फिक्स टाइमिंग है दोनों में, हर जगह फिक्स टाइमिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक फिक्स टाइमिंग है। डॉक्टर्स तो यार कभी भी जब भी कोई भी मरीज़ होगा तबको उस समय देखना पड़ेगा, बट इसकी एक फ़िक्स टाइमिंग होती है। बोथ आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर अ प्लेस। मीन्स दोनों क्या करते हैं, एक इस वर्ल्ड को क्या करते हैं, बेटर कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो हर एक चीज़ को पाना, ठीक है। फिर तीसरा है कि इट वुड बी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन एंड प्लान, ठीक है। ये सबसे पहले डिज़ाइन होता है, फिर मैन्युफैक्चर होता है, फिर प्रोडक्शन, जो कि फिर ये मतलब एक रूल्स जो है साइंटिफिक रूल्स हैं उसके हिसाब से इसमें काम होते हैं दोनों में, ठीक है। कॉन्वेंशनल इंजीनियरिंग हुआ या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। तो डिफरेंसेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कॉन्वेंशनल एनर्जी इंजीनियरिंग देख रखा है। तो वन मूव फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन टू अब्स्ट्रैक्ट कोड। मीन्स सबसे पहले डिज़ाइन होता है तैयार, फिर उसका कोड तैयार होता है। और इधर क्या होता है कि पहले डिज़ाइन तैयार होता है, फिर क्या होता है, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग बनाना है, कोई भी आपको घर बनाना है, तो सबसे पहले तो आप डिज़ाइन बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे घर बनना चाहिए। फिर आप बालू गिट्टी जो भी है आप उसको इकट्ठा करके वैसा घर बनाएंगे। तो ये होता है कॉन्वेंशनल एनर्जी। फिर आता है कि इट इज़ मेनली रिलेटेड विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड राइटिंग कोड फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एप्लीकेशन को बिल्ड करता है, ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसको क्या करता है, कोड को लिखता है और प्रोग्रामिंग करके उसको बिल्ड करता है। और ये क्या करता है, कार और बिल्डिंग और हार्डवेयर जो भी चीज़ें हैं, नट बोल्ट, कार, मशीन, बाइक, वो सब ये सब चीज़ें इसमें बनती हैं। फिर आता है एम्फेसिस ऑन क्वालिटी, डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और इसमें है कि मास प्रोडक्शन, डोमेन स्पेसिफिक कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है,
जो भी इसके जो मेन डोमेन है, ठीक है, क्वालिटी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और इसमें क्या देखा जाता है, मास प्रोडक्शन मीन्स अगर कहें तो आप घर जब बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी की जो चेकिंग होती है वो क्या होती है कि जब आप सीमेंट या बालू के गिट्टी का जो मिश्रण बनाते हैं उसकी चेकिंग होती है कि वो कितना मजबूत है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हेयर इज़ रिमोट, ये रिमोटली है, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। बट ये क्या है कि भाई एक जगह ही, मतलब घर बना रहे हैं तो आप कहीं से भी तो घर एक जगह नहीं बना पाएंगे ना, वहाँ पे रह के ही बना पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच मेजरली इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और जो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है, कोडिंग वोडिंग करके। और कॉन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है कि इसमें भी मैथमेटिक्स और साइंस की यूज़ होती हैं, क्योंकि ये भी मान लीजिए जो भी मैकेनिकल वाले हैं वो सब ये सब चीज़ें करते हैं, मैकेनिकल सिविल वाले। और हम लोग को क्या है कि हम लोग को सॉफ्टवेयर कोडिंग वोडिंग करना है, ठीक है, जो अगर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर द फीचर दैट फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स। मीन्स क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। वो किस चीज़ से होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं कि कितना मतलब अभी मतलब सही है कि नहीं है इसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो होती हैं अवेलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, लर्नेबिलिटी, इफिशियंसी, रोबस्टनेस एंड मेंटेबिलिटी, रीडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड ईटीसी। जो भी आपकी बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको ये बस याद हो जा रहा है तो आप इसको लिख के 2-3 लाइन तो अपने आप से बना सकते हैं, अगर इस वर्ड का मीनिंग अगर आप जानते हैं, ठीक है। तो हाई स्कोर इन SQA मीन्स टेस्टिंग में जो भी हाई स्कोर होता है, ठीक है, तो वो इनेबल्स करता है कहाँ पे, तो क्लाइंट को देने के लिए, ठीक है। जो भी अगर मान लीजिए आपका हाई स्कोर होगा टेस्टिंग में तो फिर आप सही हैं, तो वो आप क्लाइंट को दे सकते हैं। फिर आता है अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो वेदर एन एप्लीकेशन विल एग्जीक्यूट द टास्क इट इज़ असाइंड टू परफॉर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो भी टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है तो फिर ये क्या करना है, परफॉर्मेंस जो भी ऑपरेशन है उसके लिए असाइंड हो जाता है, मीन्स हाँ ये काम कर रहा है। फिर आते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ टू सिस्टम टू इंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वाया सर्टेन इंटरफेसेस। मीन्स क्या होता है, जब दो सिस्टम क्या होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, एक इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस में SDE मस्ट चेक वेदर द सिस्टम रिस्पॉन्स टू वेरियस इवेंट्स विद इन डिमांड टाइम लिमिट्स, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मीन्स देखा जाता है, परफॉर्मेंस अगर यूँ कहें तो अगर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो रही है तो कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। फिर टेस्टिंग होगी, फिर मतलब कुछ सही करके टेस्टिंग होगी तो फिर जो चेंज आता है, जो परफॉर्मेंस चेंज आता है कि हाँ ये कितना काम कर रहा है उसके बाद से, ठीक है, वो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। फिर सिक्योरिटी की भी चेक होती है, जैसे कि इसमें कहीं मान लीजिए सिक्योरिटी कहीं फुल सिक्योरिटी, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी देखते हैं तो आप अगर लगा देते हैं कि अकाउंट इंडिविजुअल मीन्स प्राइवेसी लगा देते हैं तो फिर कोई देख थोड़ी पाता है आपकी वीडियो फोटो को। तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी प्रदान की गई है किसके द्वारा, आप यूँ कहें तो इंस्टाग्राम पे अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम वाले ने ऐसी सिक्योरिटी दे रखी है, ठीक है। तो वो चीज़ें देख के ही, चेक करके ही क्या होता है कि उस चीज़ की सॉफ्टवेयर की पब्लिशमेंट होती है। तो वैसे ही सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आप चला रहे हैं और अनऑथराइज यूज़र्स आपके में कोई भी मैलिशियस कोड्स डाल देता है, ठीक है, कोई भी वायरसेस, तो आपका सिस्टम क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी की जांच होती है। फिर आते हैं यूजेबिलिटी की एवरी सॉफ्टवेयर ड्राइवन सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर ईज ऑफ यूज़ ऑफ अकम्प्लिश सर्टेन टास्क। मीन्स कोई एक सर्टेन टास्क होगा, या तो फिर अगर मान लीजिए आपके पास 991 MS का कैलकुलेटर है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, फिर और भी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, एक टास्क है कि भाई आपको बस सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, तो इसलिए वो कैलकुलेटर है। तो वो भी क्या है, उसमें भी एक कुछ सॉफ्टवेयर कोडिंग हुई होगी तब जाके वो काम करता है। तो सेम हर जगह पे आप एक सर्टेन टास्क की वजह से किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उसकी यूज़ होती है। तो ये आपका था सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। तो आज हम लोग पढ़ते हैं SDLC मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
मीन्स अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, उसके कितने फेजेस होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो SDLC मॉडल है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज़ अ पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक पिक्टोरियल क्या है, तो एक आप ये कहें कि अगर आप देखें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन की थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं कि हमको ये चीज़ें उसमें बनानी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ये चीज़ें। तो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो पूरी लाइफ साइकिल है उसका एक पिक्टोरियल क्या है, फॉर्म है, डायग्रामेटिकल फॉर्म है, जिसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, पूरी लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की क्या है, ठीक है। फिर SDLC यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या होता है, इससे SDLC का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसका डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें 6 फेजेज़ हैं, ठीक है। आपके भी कॉलेज अगर आप जाते होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, या फिर अगर आपने नहीं गया है तो फिर मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे वन बाय वन सारे जितने भी स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, मैं उसको डिफाइन करूँगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है, ठीक है, और जो भी था रिक्वायरमेंट जो कस्टमर के थ्रू जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि अगर मान लीजिए आप एक कोई ऐप बनाना चाहते हैं, कोई एग्जांपल में अगर आप लें तो कोई ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अभी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और वो आइडिया ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है, तो आपने किसी कंपनी को, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के पास गए, आपके दिमाग में आइडिया है, आप कंपनी के पास गए तो आप कंपनी को बोले कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन बना के दो, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, चैटिंग होनी चाहिए, नोट्स, जो भी चीज़ें आप उसमें रखना चाहें वो चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसको सारे डाटा देंगे, ठीक है, कंपनी वालों को। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, सारे डाटा को एक जगह रखेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखें, कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखें तो बेटर वो ऐप आपको दिखाई दे, ठीक है। तो हर एक चीज़ की एनालिसिस करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो कंपनी वाले करेंगे। फिर उसके बाद से आपसे डिस्कस करेंगे, तो अगर आप एग्री होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो फिर और चीज़ें भी आप अपने ऐड कराएंगे, फिर वो एनालिसिस करेंगे। फिर जब राइट लास्ट में एनालिसिस होकर पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से फिर वो लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर प्लानिंग क्या करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी है तो वो सही रहेगा, कौन सा एक्टिविटी पहले रहना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी बाद में रहना चाहिए, तो वो चीज़ें प्लानिंग के अंदर आएंगी। फिर होगा कि फिर डिज़ाइन तैयार होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन तैयार होगा, उसके बाद से वो क्या होगा कि बिल्ड किया जाएगा, ठीक है, उसमें कोडिंग वोडिंग होगी, ठीक है, बिल्ड में कोडिंग वोडिंग सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई डिज़ाइन तैयार होगा, सबकी चीज़ें डिज़ाइन होंगी कि ये चीज़ें होनी है। फिर डिज़ाइन, फिर बिल्ड होगा, फिर कोडिंग होगी उसमें, जो भी अगर मान लीजिए एंड्रॉयड बना रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाएंगे या तो जावा या कॉटलिन लैंग्वेज का यूज़ करके। फिर उसमें कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद से कोड टेस्टिंग होगी, मीन्स जब आप पूरी कोड कर लेंगे फिर उसकी टेस्टिंग होगी, कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं बग तो नहीं आ रहा है। तो अगर एरर बग आएगा तो फिर उसको सही करेंगे, फिर कोड टेस्ट करेंगे, जब आपका फाइनल कोड टेस्ट हो जाएगा फिर उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट मीन्स उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। कहे तो आप अगर मान लीजिए एंड्रॉयड बनाया तो उसको कहाँ पब्लिश करेंगे, प्ले स्टोर पे करेंगे, तो फिर आपने प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया। फिर क्या होगा कि मेंटेनेंस के में आता है क्या, तो मेंटेनेंस में होता है यूँ कि जैसे कि मान लिया आपने पब्लिश कर दिया, फिर यूज़र्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी डिमांडें बढ़े कि इसमें ये भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, कॉलिंग फंक्शनलिटी होनी चाहिए, वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए, चैटिंग होनी चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है उसके पास जो इसका मेन मालिक, जो आप अगर मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाया तो आपके पास वो चीज़ें आएंगी, तो आप वो फिर कंपनी के पास जाएंगे कि बताएंगे कि ये चीज़ें और अपडेट करिए, तो फिर वो कंपनी उस चीज़ को अपडेट करेगी, तो वो चीज़ मेंटेनेंस में आता है कि हर यूज़र की डिमांड के थ्रू उसको हम लोग मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक तरीके से मतलब क्या है, तो थ्योरेटिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है, और आप लोग समझते भी होंगे तो आप लोग अपने मन से बना के लिख देंगे, ठीक है।
फिर आते हैं इसको मतलब एक टेक्निकल वो डिफिनीशन देख लें। तो टेक्निकल मैंने थ्योरेटिकल डिफिनीशन ऐसे कॉमन वे में दे दिया आपको, अभी टेक्निकल डिफिनीशन है रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले में। तो इसमें क्या होता है, गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो भी क्रिएटिंग प्रोसेस डायग्राम, परफॉर्मिंग ए डिटेल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, गैदरिंग, गैदर मतलब इकट्ठा किया जाता है जितने भी आपके मतलब आपके जितने भी डाटा हैं उसको इकट्ठा किया जाता है कि आपको ये चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं। फिर उसके बाद से उसके डायग्राम बनाए जाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ है, ये है, वो है, इमेज है, डाटा है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उस पर एनालिसिस की जाती है, ठीक है। उसके बाद से आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से सिस्टम को हम लोग डेवलप करने जाना है। फिर फिजिबिलिटी असेसमेंट होती है, ठीक है, कि वो फिजिबल है कि नहीं है। फिर क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान होता है। फिर उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बनाना है। फिर डिज़ाइन होता है। तो डिज़ाइन में आपके स्यूडो कोड हो गया, स्क्रीन लेआउट्स हो गए, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबकी डिज़ाइनिंग होती है कि कौन सी कोडिंग करनी है, क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, एंड्रॉयड स्टूडियो में करनी है कि ऐसे करनी है। डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल हो गया, ठीक है, मॉडल को डिज़ाइन करते हैं इसमें, ठीक है, हर एक एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग बनाते हैं। फिर बिल्ड में भाई कोडिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, कंपाइलर इंटीग्रेटेड डिबगर का यूज़ करते हैं, सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यू कोडिंग करते हैं सिंपली भाषा में। तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं जो भी डिज़ाइनिंग ऑफ कोड इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग इधर। फिर कोड टेस्टिंग होता है, ठीक है। कोड टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी टेस्ट केसेस हो, ठीक है, उसको आप लोग लिखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें टेस्ट करिए, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से एग्जीक्यूशन होता है, हर एक टेस्ट का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बग, कोई एरर, कोई डिफेक्ट है तो उसको फिर सही किया जाता है। फिर चेक होता है, फिर अगर कुछ एरर मिलेंगी तो फिर सही किया जाता है। अगर पूरी खाली हो जाएंगी एरर में, नो एरर रहेगा, उसके बाद से डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। डिप्लॉयमेंट में आप उसको सॉफ्टवेयर को पब्लिश करेंगे, फिर जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उसको ऑपरेट करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर कुछ हम चेंजेस अगर करने हैं तो फिर वो मेंटेनेंस में चला जाएगा। फिर पढ़ते हैं SDLC मॉडल, ठीक है। SDLC मॉडल के कितने सारे हैं तो देखिए, बहुत सारे मॉडल हैं, सबको हम लोग को पढ़ना नहीं है। अपने जितने भी एकेटिव सिलेबस है बस उतनों को ही पढ़ना है, ठीक है, पूरे को नहीं पढ़ेंगे। तो ये है वाटरफॉल मॉडल, RAD मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एगाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग मॉडल, तमाम मॉडल हैं, ठीक है। तो हमको इन सबको पढ़ना है। तो आपने देखा कि ये था SDLC। तो अब हम लोग देखते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल लिया गया यार, ये चीज़ ली गई झरने से, ठीक है। झरना आप जानते होंगे, ठीक है। तो झरने में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वैसे ही उस मॉडल से लिया गया है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो भी फ्लोइंग होती है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे आती है, ठीक है। आप पानी को आप कभी देखे होंगे, ऊपर जो वाटरफॉल होती है वहाँ से कभी नीचे से ऊपर जाती है, नहीं जाती, ऊपर से ही नीचे गिरती है, ठीक है। वो एकदम रूल है कि ऊपर से ही नीचे। जैसे कि हमारी उम्र है वो छोटे से बड़ी हो जाती है। कभी आपने देखा है कि कोई भी इंसान बड़े से छोटा हुआ, नहीं ना। वो एक रूल है कि आप छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, फिर आप वापस नहीं लौट सकते हैं। या तो आप डेथ हो जाएंगे, ठीक है, या तो आप फिर अगर आपकी उम्र आजीवन है, अगर आप कहें तो आपने अमृत पी रखी है तो आप क्या होंगे, बहुत उम्र दराज होते जाएंगे, 10,000 साल, 12,000 साल ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं वाटरफॉल मॉडल में। तो वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस होता है। तो जो भी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले में बताया SDLC लाइफ साइकिल में, सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। बस क्या है कि इसका मेथड अलग है। मेथड क्या है, बाकी सारी चीज़ें वही लिखनी है। ये मेथड है कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई मेथड था नहीं, वो तो मैं उसके बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो तो उसके फेजेस थे, ठीक है, ठीक है। तो तमाम मॉडल है, तमाम मेथड है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है सबसे पहले क्या करती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं उसको पूरा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, बस छोटे छोटे करके बता दूंगा, बाकी आप वही वाली थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट में जो भी कंपनी होगी वो छोटी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको लेगी, फिर उसको डिज़ाइन करेगी, फिर डिज़ाइन करने के बाद से डेवलप करेगी। डेवलप में आपका टेस्टिंग, कोडिंग हो गया, फिर उसका कोडिंग हो गया, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसको डिप्लॉयमेंट मतलब प्ले स्टोर पे डालेगी, फिर उसका कुछ बग है तो मेंटेनेंस करेगी। बट अगर मान लीजिए कि आप अगर टेस्टिंग फेज़ में हैं,
और टेस्टिंग फेज से अगर आपको रिटर्न होना है डेवलपमेंट में, मीन्स कि उसमें और कुछ चीज़ें करनी है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। आपको टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट पे ही आना है, आप उसको नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वाटरफॉल मॉडल में कि आप रिटर्न नहीं हो सकते हैं। जैसे पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि मीन्स अगर आप रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन स्टेप पे आ गए तो आप फिर रिक्वायरमेंट वाले स्टेप पे नहीं जा सकते हैं, आपको आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इस मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए ये बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। इजी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि अब आपको पीछे तो ध्यान देना नहीं पड़ता है, आप आगे देखते जा रहे हैं। जो भी आप मान लीजिए इस स्टेप पे हैं, फिर आपने ये काम किया, आप अगले स्टेप पे गए, आपने ये काम किया, फिर अगले स्टेप पे गए, बट आप पीछे वाले को नहीं देख रहे हैं कि पीछा मेरा क्या था, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है, ईजी है, सबके लिए ईजी है कि बस आप आगे का देखते जा रहे हैं। फिर नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेस, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। मीन्स अगर आप टेस्ट फेज़ में है तो अगर आप उसी समय डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो ये एडवांटेज है। फिर क्या है कि दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर आप कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं या कुछ ऐसे ही छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी कि चलो छोटा प्रोजेक्ट है तो भाई आपके पास उतनी नॉलेज होगी कि आप कुछ गलती करेंगे नहीं, तो आप अच्छे से करते जाएंगे। फिर प्रोवाइड बेटर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करता है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स आपको बस सब चीज़ें पता ही रहेंगी तो आप अच्छे से अप्लाई करके सारी चीज़ें डाटा का अप्लाई कर सकते हैं। फिर लो कॉस्ट कम कॉस्ट भी आता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसकी मेंटेनेंस भी ईजी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता है। अब अगर आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो काम नहीं करता है। वी कैन नॉट गो बैक टू प्रीवियस फेजेस टू चेंज एवरीथिंग और एनी रिक्वायरमेंट। हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो उसको चेंज करना है तो नहीं कर सकते हैं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। बस उसके अंदर हम लोग जो चेंज करते सकते हैं तो कर सकते हैं, बट पीछे जाके कोई और चीज़ नेसेसरी चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो नहीं हो सकती हैं। जो उसमें है उसको ही हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर एग्जांपल में लिया जाए तो जैसे कि अपनी बॉडी है तो अपनी बॉडी में 2 किडनी है, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपके, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि आप मेरे पास 4 किडनी हो जाए तो भाई आप एक्स्ट्रा तो लगा नहीं सकते ना कोई मेथड। आपको भगवान ने बस यही है कि भाई आपके पास 2 ही किडनी होनी है, ठीक है। तो आप 4 ठो लगा तो नहीं सकते ना, तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। खैर उसको लीजिए मत। इफ़ कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट देन इट इज़ हार्ड टू चेंज देयर रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया और कस्टमर को पसंद नहीं आया, जो उसने बोला था वो चीज़ें नहीं हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ें छूट गई हैं तो हो सकता है वो मना कर दे प्रोजेक्ट लेने से, कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग फालतू का बनाया प्रोजेक्ट, में जो कहा वो बनाया ही नहीं, ठीक है। फिर हाई रिस्क टू मेक अ प्रोजेक्ट, यही तो रिस्क है कि अगर मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया और वो कस्टमर जो है कि वो लेने से मना कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये इसमें रिस्क है। तो हमने ये चीज़ पढ़ा है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाटरफॉल मॉडल का, ठीक है। तो आप, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में ये जितने स्टेप हैं आप इसको अच्छे से डिफाइन, ये पहले फिगर बनाइएगा, फिर हर एक स्टेप को अपने तरीके से समझाइएगा, ठीक है। उसके बाद से ये आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि ये इजी छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है, फिर ये इजी टू मेंटेन होता है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और डिसएडवांटेज में ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कस्टमर अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो नहीं ले पाएगा, ये सब चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। तो हम लोग प्रोटोटाइप के मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कि ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम में आप लोग डायग्राम हमेशा बना के आइएगा, क्योंकि डायग्राम टीचर देख के डायग्राम को नंबर देता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मैं पिछले कई बार से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। मतलब पिछले जो वीडियो था SDLC मॉडल, और फिर उसके नीचे जो था वाटरफॉल मॉडल, उसमें भी मैंने बताया था रिक्वायरमेंट मीन्स जितने भी आपके डाटा हैं, मतलब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है और कस्टमर को किसी चीज़ का ऐप बनाना है तो वो बहुत सारी डाटा को देगा, ठीक है। तो कंपनी का काम होता है सारे डाटा को गैदर करना, ठीक है। वो जितने भी डाटा उसमें लगने वाले होंगे, जितना कस्टमर बता रहा है वो सारे डाटा को लेगा,
फिर उसका एक डिज़ाइन तैयार करेगा, ठीक है। डिज़ाइन तैयार करेगा आपका क्विक डिज़ाइन में, और क्विक डिज़ाइन के बाद से हो जाएगा बिल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि वो एक तरीके से मतलब वैसा ही, जैसे कि मान लीजिए मुझे एजुकेशनल ऐप बनाना है तो मुझे वो ऐसा ही ऐप बना के एक प्रोटोटाइप में, एक सैंपल में दे देगा। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, तो सैंपल में। अब जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जाते हैं आप कोई मिठाई लेने, तो मिठाई लेने में आप थोड़ा सा सैंपल में लेते हैं कि थोड़ा सा सैंपल में दीजिए, थोड़ा देखें कैसा लग रहा है मिठाई, तो आप थोड़ा सा लेके खा के देखते हैं, हाँ सही लग रहा है तो भाई पैक कर दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए कहीं भी आप जानते हैं कुछ भी लेना है तो सैंपल में थोड़ा सा कुछ लेते हैं, ठीक है। कई कई जगह पे आप आइसक्रीम वाला वीडियो देखे होंगे, सैंपल में लोग देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आप सैंपल में टेस्ट करके उसके बाद से आप अपनी पसंद से जो भी आपको लेना होता है लेते हैं। तो वैसे ही बिल्ड प्रोटोटाइप एक सैंपल क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर उस सैंपल को कस्टमर को तो उसके बाद से आता है कस्टमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप। फिर इवैल्यूएट करता है कस्टमर, उसको देखता है कि वो प्रोटोटाइप मैंने जिस तरीके से सोचा था वो उस लायक है कि नहीं है, ठीक है। अगर उस लायक होगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट में। अगर नहीं होगा तो वो फिर कहाँ जाएगा, रिफाइन रिक्वायरमेंट में जाएगा। रिफाइन रिक्वायरमेंट की मीन्स जो तुम्हें कमी लग रही है उसको, जो मतलब कंपनी पूछेगा कस्टमर से कि जो तुम्हें कमी लग रही है भाई आप बताइए, तो वो कस्टमर बताएगा ये चीज़ें, फिर ऐड कीजिए, फिर उसका क्विक डिज़ाइन बनेगा। और क्विक डिज़ाइन बनने के बाद से फिर उसका क्या होगा, फिर सैंपल बनेगा, फिर बिल्ड प्रोटोटाइप किया जाएगा, और फिर सैंपल बनने के बाद से फिर कस्टमर को दिखाया जाएगा। अगर कस्टमर को पसंद आया तो आगे स्टेप होगा, नहीं आया तो फिर रिफाइन रिक्वायरमेंट और सेम चीज़ें सर्कुलेट करती रहेंगी जब तक कि कस्टमर एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ मुझे यही डिज़ाइन चाहिए। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे यही डिज़ाइन चाहिए तो उसके बाद से आएगा डिज़ाइनिंग पे, ठीक है। तो मीन्स अगर सैंपल पसंद आ गया तो फिर सैंपल का, वो तो एक सैंपल है, फिर उसकी डिज़ाइन की जाएगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की या फिर पूरी वेबसाइट्स की, जो भी बनने वाला है सॉफ्टवेयर की उसकी डिज़ाइन की जाएगी। फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंट में सिंपल कोडिंग की जाएगी। फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट में हो सकता है कि कुछ एरर मिल सकती है, कुछ बग मिल सकते हैं, तो अगर एरर बग होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। मेंटेनेंस में अगर आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है या फिर कोई एरर आ रही है तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहा आपकी थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है। तो आप ये फिगर बना लीजिएगा और सेम एज एग्जांपल आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है किसमें, टेक्निकल भाषा में, जो कि मैंने आपको थ्योरी में हिंदी में बताई वही चीज़ें ये यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के। तो देखिए इसमें एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गेट रिव्यूज़ फ्रॉम द कस्टमर। अब ये देखिए कि कस्टमर तो वहीं का वहीं बैठा ही है कंपनी में, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कस्टमर तो वहीं बैठा है। वो क्या कर रहे हैं लोग, अब इसको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए कस्टमर क्या कर रहा है, क्विक डिज़ाइन हो रहा है, क्विक डिज़ाइन के बाद से बिल्ड प्रोटोटाइप हो रहा है, उसके बाद से क्या हो रहा है, कस्टमर वहीं बैठ के देख रहा है। अगर उसको पसंद आ रहा है तो ठीक है, आगे प्रोसेस कर देने के लिए छोड़ दे रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर रिफाइन रिक्वायरमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या आ रही है, जब तक कस्टमर क्या करेगा, सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि हाँ मेरी वो जो मैंने ऐप है, मेरा सॉफ्टवेयर वो सही है, मेरे लायक है, मैंने जैसे सोचा था वैसे बना है, ठीक है, तब तक वो रिफाइन कराते रहेगा। जब हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, जो है कि कस्टमर कहता है कि हाँ अब आगे का काम आप लोग करिए, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट कैन चेंजेस इजीली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। रिक्वायरमेंट इजीली चेंज हो जाती है जैसा कस्टमर बोलता है। इट मीन्स दिस मॉडल हैज़ हाई एडेप्टेबिलिटी, मीन्स इस मॉडल को हमेशा लिया जाता है एक कहे तो। फिर इट गिव्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद से प्रोटोटाइप मॉडल इंक्रीजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, मीन्स कहीं भी आप सामान वामान आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो आप ऐसे ही मिस्त्री के हवालात पे छोड़ के चले जाते हैं कि आपका घर, मेरा घर बना देना। भाई आप वहाँ रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हर एक चीज़ देखते रहते हैं चौबीसों घंटे जब तक आपका मकान बन रहा है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि आप वहाँ पे रह के बनवा रहे हैं। तो कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी में रह के ही बनवाएगा, कंपनी हमेशा विजिट करते रहता है, वो चीज़ें जहाँ बन रही है वहाँ विजिट करके उसको देखते रहता है, ठीक है। फिर क्या है, रेड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट सिंपल है, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भाई जब वो पूरा एकदम हो जाएगा कि मुझे ऐसा ही ऐप बनाना था, कुछ गलत नहीं है, सब सही है, तो भाई उसको मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जब वो सारी रिक्वायरमेंट अच्छे से पब्लिश कर देगा। अब डिसएडवांटेज देखिए,
देखिए डिसएडवांटेज में आपको मिलेगा कि डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी कि अगर मान लीजिए उसको 10 बार 20 बार 30 बार आप प्रोटोटाइप कर रहा है और कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा डेवलपर के लिए। और जब ज़्यादा समय लगेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा लगेंगे कंपनी के, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस अरे मीन्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव। भाई प्रोटोटाइपिंग टूल्स भी एक्सपेंसिव है। सैंपल बनाने वाले जो टूल्स हैं या फिर सैंपल बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी तो भाई इतना काम अगर करेंगे तो भाई वो तो महंगा पड़ेगा ही, एक्सपेंसिव होगा ही। इफ़ अ कस्टमर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्रोटोटाइप, अगर मान लीजिए इतना सारे प्रोटोटाइप 15 बार 10 बार 12 बार बनाने के बाद से अगर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसने कह दिया कि अरे यार तुमको तो मैं 10 बार बता चुका हूँ लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे तुम बना ही नहीं रहे हो तुम लोग, तो मैं अब नहीं तुम लोग के कंपनी में बनाऊँगा, मैं दूसरे कंपनी में जाऊँगा। तो वो इतनी बार जो मेहनत किया है उसके तो पैसे तो गए कंपनी के, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, वेस्टेज ऑफ लॉस्ट ऑफ कॉस्ट एंड डेवलपर एफर्ट्स, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मीन्स क्वालिटी के साथ डेवलप तो होता है बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, ठीक है। और अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको भी कवर कर ले जाऊंगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो देखिए इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो है कि हम लोग पहले देखे थे वाटरफॉल मॉडल सबसे पहले में। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि एक के बाद एक नीचे आता था, 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 लेकिन ऊपर नहीं जाता था। मीन्स पानी जब अगर हाई से नीचे आता है, मीन्स ऊपर से अगर नीचे गिरता है पानी तो पानी ऊपर फिर नहीं जा पाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इटरेटिव में क्या है कि ये इटरेटिव एक ऐसा मेथड मॉडल है जिसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी स्टेप से फिर किसी भी स्टेप में वापस जा सकते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे दिखाया गया एरो आपका दिखाया गया है कि मेंटेनेंस से कोडिंग में जा सकते हैं, मेंटेनेंस से डिज़ाइन में जा सकते हैं, मेंटेनेंस से रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जा सकते हैं। सेम ऐसे ही टेस्टिंग से आप कोडिंग में जा सकते हैं, कोडिंग से डिज़ाइन में जा सकते हैं एंड डिज़ाइन से रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी से भी किसी से में जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप सारी चीज़ें समझते ही होंगे कि रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब आप डाटा गैदर करते हैं कस्टमर से कि उसको कैसा कैसा मतलब कैसा ऐप बनाना है, तो उसमें सारे डाटा क्या क्या होना चाहिए वो गैदर करते हैं। डिज़ाइन में आप उसकी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोडिंग में फिर कोड करके वो ऐप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, कुछ एरर मिलता है, बग मिलता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। मेंटेनेंस में भी अगर कुछ एरर बग है तो उसको सॉल्व किया जाता है, या फिर कुछ ऐड करना है तो उसको किया जाता है वापस होके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी थ्योरी तो आप मैंने आपको पहले भी बता के रखी है, तो वही आप लोग अगर लिख देंगे तो वही चलेगा, ठीक है। हर जगह सिर्फ वही लिखना है, बस फिगर सबके अलग अलग है, ठीक है। फिर आते हैं स्पाइरल मॉडल, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पाइरल मॉडल से पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप मॉर्टिन के बारे में जानते हैं कि नहीं। अगर मॉर्टिन के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो कुछ देर में आपको बिल्कुल उसका एक फ़िगर दिखाऊंगा, ठीक है। तो मॉर्टिन को अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इधर स्पाइरल मॉडल का ये फिगर है, ये फिगर आप बनाएंगे गारंटी आप अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने जो है कि रिक्वायरमेंट में आपके क्या है, जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा के बाद से आपने डिज़ाइन तैयार की। डिज़ाइन तैयार करने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि भाई आइडिया क्या है, क्या इसमें करना है। तो फिर उसको क्या करेंगे, आप रिस्क को रिजॉल्व करेंगे। मीन्स आप रिस्क को रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें क्या ऐड करें तो ये आगे चलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस 1-2 महीना चले, 1 साल चले उसके बाद बंद हो जाए, उसका कोई काम ना हो। तो ये सब चीज़ें इसमें रिस्क में रिजॉल्व की जाती हैं, ठीक है। फिर क्या रिस्क आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बना है और उसमें ये हुआ कि आपने बनाया और 2 महीने बाद से उसका कोई काम नहीं रह गया, ठीक है, कुछ दूसरा आ गया, कोई दूसरा ऐप आ गया आपसे बढ़िया आ गया, या फिर ऐसी कोई चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें रिजॉल्व की जाती हैं।
फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट किया जाता है, इंटीग्रेट कोड किया जाता है, डिटेल डिज़ाइन, ड्राफ्ट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग, कोडिंग, रिक्वायरमेंट, सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद से अगर मतलब बन जाता है, इसमें क्या होता है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन वो बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस में और यहाँ पे क्या होता है रिव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिव्यू लिया जाता है, अगर मान लीजिए कि आपका जो है कि यहाँ टेस्ट प्लान हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका सही है जो आपने एप्लीकेशन बनाया है, तो अगर आपका सही है एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो क्या होता है रिलीज़ हो जाता है। अब देखिए इसमें आप फिगर देख रहे हैं, तो फिगर में सबसे पहले जो हरा वाला है उसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, फिर क्या है रिक्वायरमेंट्स प्लान, फिर प्लान होगा, फिर रिस्क एनालिसिस होगी, फिर क्या होगा प्रोटोटाइप होगा। प्रोटोटाइप के बाद से क्या होगा कि रिक्वायरमेंट एंड ड्राफ्ट, फिर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, फिर क्या है डेवलपमेंट प्लान है, फिर उसके बाद से आप आएंगे तो डिटेल डिज़ाइन है, कोड है, इंटीग्रेशन है, टेस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिव्यू लेने के बाद से मीन्स रिव्यू लेने के बाद से कि हाँ ये ऐप है सही है, ठीक है, मीन्स काम करने लायक है, जो मैंने जिस तरीके से मैंने सोचा था सॉफ्टवेयर और ऐप वो वैसा ही है, तो उसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ का मीन्स प्ले स्टोर या फिर और भी किसी चीज़ों पे उसको डाल के पब्लिश कर दी जाती है। और प्लान द नेक्स्ट इटरेशन, यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहीं तक, अगर मान लीजिए 2 ही 3 स्टेप के बाद से आपका मतलब सही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो वहीं पे रिलीज़ कर दी जाती है। अगर नहीं करने हैं मीन्स करने हैं कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लान द नेक्स्ट इटरेशन होकर वो चला जाएगा कहाँ पे डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स क्या क्या चेंज आपको करने हैं, ठीक है। और मतलब और भी सारी चीज़ों की जानकारी वो लेगा। फिर उसके बाद से आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, फिर उसी मेथड में आ जाएगा। फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग और फिर यही सब चलते रहेगा। तो ये स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल का आप ये फिगर देख के ही समझ जाएंगे अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो ये स्पाइरल कैसे काम करता है, जैसे कि मोर्टीन होता है, मोर्टीन कैसे जलता है तो वो उल्टे में जलता है, ठीक है। मीन्स सबसे जो लास्ट है वो जलते 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 शुरुआत तक आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें उसको सेम एज उल्टा हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने मोर्टीन की फिगर बना रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोने से जहाँ पे ये पूँछ है यहाँ पे अगर आप चलाएंगे तो जलते 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 यहाँ आएगा शुरुआत तक। बट हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है। तो यही है, ठीक है। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट। ये कहा किस चीज़ की आइडिया लिया, इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव डेवलपमेंट का आइडिया क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इटरेटिव डेवलपमेंट में हम लोग किसी भी स्टेज से पीछे चले जा रहे हैं मेंटेनेंस से, ठीक है। तो उसी चीज़ का आइडिया लेके ये बनाया है। क्योंकि देखिए आप एक बार गए घूमे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर उसका टेस्टिंग वगैरह हुआ, फिर पसंद नहीं आया फिर आए, अभी अगर आ गया तो फिर रिलीज कर दिया, यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग फेज़, ये 4 आपके फेजेज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको चारों फेजेस। और जाहिर सी बात है कि मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है हर एक चीज़ों को कि रिस्क एनालिसिस क्या है, प्लानिंग फेज़ क्या है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज़ क्या है, प्लान द नेक्स्ट इटरेशन। आप इन टॉपिकों को पढ़ के ही आप अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में समझाया है। उसके बाद से आएंगे कि कब हम लोग स्पाइरल मॉडल को यूज़ करें। तो देखिए कब हम लोग, जब भी हम लोग को डिलीवरेंस क्या हो, जब भी आपको डिलीवरी की, आप मान लीजिए आपने किस सॉफ्टवेयर या फिर आपने एप्लीकेशन बनाया है और उसको बहुत जल्दी उसकी डिलीवरी देनी है, ठीक है, तो वो इस चीज़ में यूज़ होता है। तो इसमें स्पाइरल मॉडल यूज़ होता है, ये बहुत जल्दी काम करता है। फिर अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट लार्ज है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ लार्ज, तब फिर व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए आपके जो रिक्वायरमेंट हैं, जो मीन्स जो कस्टमर रिक्वायरमेंट जो आपको मतलब ये मुझे ऐसे ऐसे ऐप बनाना है, वो या तो समझ में नहीं आ रही हैं या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तब स्पाइरल मॉडल का यूज़ किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि तब होता है जब आपको चेंजेस हर टाइम पे चाहिए, हर सप्ताह में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, तब ये यूज़ होता है स्पाइरल मॉडल। और फिर क्या होता है कि
ये बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में और हाई बजट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल के। तो देखिए स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज हैं हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस होता है, ठीक है। मीन्स हर एक चीज़ देखी जाती है। उसके बाद से आता है यूज़फुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही बड़े और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट मिशन के में काम आता है, ठीक है। मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट में अगर आप कहना चाहें तो अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी के लेवल लायक अगर देखें तो उसमें ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिर क्या है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में है कैन बी अ कॉस्टली मॉडल टू यूज़, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। एक ही चीज़ कई बार काम कर रहे हैं तो इसमें पैसे तो लगने ही लगने हैं। रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली पार्टिकुलर एक्सपर्टाइज, रिस्क एनालिसिस वही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने का मतलब है कि उसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो हर एक कामों का, और ठीक है हर एक चीज़ जानकारी अच्छे से अच्छे हो। अगर मान लीजिए उसके पास जानकारी अच्छी है और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भाई वो सैलरी भी उसी लायक लेगा, तो वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट को देंगे तो ये इतना पैसे लग जाएंगे, इतने एक्सपेंसेस हो जाएंगे इसमें कि फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो स्पाइरल मॉडल किसके लिए यूज होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो हमने देखा स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो जहाँ तक कि मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फिगर ज़रूर बनाइएगा एग्जामिनेशन में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया हुआ है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इटरेटिव टाइप मॉडल है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। मोर कंप्लीट वर्जन मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि एक और सॉफ्टवेयर डेवलप करना है सेम चीज़ का, थोड़ा सा वर्जन मीन्स थोड़ा सा उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करके नया वर्जन लाना है। जैसे कि आप व्हाट्सएप देखते होंगे हर 2 महीने में, हर 3 महीने में अपडेट होते रहता है, ठीक है। आपको अपडेट करना पड़ता है तो वर्जन बढ़ते रहता है। वो कुछ उसकी मॉड्यूल, कुछ उसकी लाइब्रेरी बढ़ते ही रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल के अंदर। फिर आता है कि इन दिस मॉडल द सिस्टम इज़ फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू द सेवरल मॉड्यूल। इसमें क्या होता है कि जो मेन मॉड्यूल होते हैं, जो मेन फंक्शन होता है, जैसे लॉगिन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर चैटिंग हुई, कॉलिंग हुई, ये सब चीज़ें क्या है, मेन है। तो ये जो मेन होता है ना, तो इनका जो मॉड्यूल बनता है वो सबसे पहले बनता है, ठीक है। जो कोर मॉड्यूल होता है वो सबसे पहले बनता है, और जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो ब्रेक करके बनते हैं। मीन्स हर एक का काम अलग अलग रहता है, लास्ट में सबको जोड़ के अपने जो भी एल्गोरिथम होता है उस हिसाब से जोड़ के उसको काम में लाया जाता है। बट सारे बनते अलग अलग हैं। आप अगर किसी भी एंड्रॉयड जो डेवलपर है, किसी भी कोई भी लड़का आप उससे पूछेंगे तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब अलग अलग बनती हैं, ठीक है। फिर लास्ट में उसको जोड़ा जाता है अपने हिसाब से जैसे उसको काम कराना है, ठीक है। तो इस मॉडल को हम लोग सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहते हैं। अगर सक्सेसिव वर्जन मॉडल के नाम से आया तो आप इसी को लिखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी थ्योरी का पूरा मतलब ओवरव्यू, ठीक है। हिंदी में आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फिर पढ़ते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि इज अ यूज़र गेट चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्सली डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। डेवलप्ड सिस्टम मीन्स अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने बनाया और उसको गूगल स्टोर पे डाल दिया, तो जो उसका यूज़र होगा, यूज़र उसको यूज़ करेगा। फिर अगर उसको कुछ दिक्कतें आएंगी तो भाई रिव्यू देता है। फिर उसके बाद से अगर रिव्यू बहुत सारी आएंगी किसी एक सिंगल दिक्कत की वजह से, तो भाई जो मालिक होगा उसका वो चेंज करा देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इट रिड्यूसेस द एरर बिकॉज द कोर मॉड्यूल गेट टेस्टेड थ्रॉली, मीन्स ये जो भी एरर है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो भी कोर मॉड्यूल है, जो भी मेन मॉड्यूल है भाई, उसमें क्या होता है कि टेस्ट होता है हमेशा, मतलब बहुत क्वालिटी वाली टेस्ट होती है। तो मेन बात है कि हम लोग इसी चीज़ में, अब जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, लॉग इन लॉग आउट, या फिर चैटिंग, या फिर कॉलिंग के लिए ही, या फिर एक दो और अगर ले लें तो स्टेटस हो गया, या फिर और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। अब ये तो है नहीं कि ब्लॉक वाले में जाएँ, डेली ब्लॉक कर रहे हैं, डेली अनब्लॉक कर रहे हैं, चैट अपडेट कर रहे हैं, ईमेल आईडी वहाँ कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डेली, ये सब तो चीज़ें नहीं करते ना। ये तो
बहुत है। आप जैसे कि आपने अगर व्हाट्सएप पे लॉगिन किया होगा तो आपको पता नहीं, हो सकता है किसी का 2 साल हो गया वो लॉगिन किए हुए, किसी का 2-3 महीने 4 महीने। अब हमेशा डेली तो लॉगिन लॉग आउट करता नहीं है। तो जो मेन चीज़ें हैं, मेन फोकस उस पर ज़्यादा काम की जाती हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है कि बहुत हार्ड होता है डिवाइड करना एज अ कस्टमर की, क्या बोलते हैं, कस्टमर जो है, जो भी उसका, जो कंपनी से उस ऐप को बनवाया भाई, वो कहेगा कि भाई मुझे ये सब चीज़ें एक ही में चाहिए, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जो भी मतलब ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो चीज़ों को डिवाइड करना दिक्कत होता है, सबको डिवाइड करके सबको एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। डिसएडवांटेज इसका यही है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। ठीक है, तो इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल क्या होता है, सेम जैसे कि मैंने पिछले पढ़ा कि वर्जन इसका अपडेट होते रहता है, सेम ये भी होता है कि इन दिस मॉडल यू कैन स्टार्ट विथ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। मीन्स इसमें क्या रहता है कि इसमें कस्टमर ने कुछ बोला तो उसका कुछ पार्ट बना के आपने उसको प्ले स्टोर पे डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इंस्टा का ले लें, तो इंस्टा में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैंने बस एक फंक्शन बनाया जैसे कि इमेज अपलोड करने का और लाइक करने का, कमेंट करने का, ये बना के मैंने प्ले स्टोर पे डाल दिया। फिर उसको यूज़र्स बोले कि नहीं इसमें चैटिंग वाली भी डालो, फिर मैंने दूसरा वर्जन निकाला उसमें चैटिंग डाल दी। फिर तीसरा यूज़र्स जो थे वो फिर रिव्यू दिए कि नहीं इसमें कॉलिंग की भी फंक्शन डालो, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल सब। तो फिर मैंने उसको अपडेट करके वर्जन में, तीसरे वर्जन में ये सब चीज़ें डाल दी। तो अब क्या हो गया, तीनों चीज़ें हो गई। फिर अब हुआ कि भाई रील्स की डालो, फिर अगले वर्जन में मैंने रील्स डाल दिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का मीन्स इटरेट करते रहता है, और इन्हेंस का मतलब उसको और सुधारते रहता है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप मान लीजिए कि इसी वीडियो को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप एकदम में सब चीज़ एकदम आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो वो होता है कि इटरेटिव मीन्स आप जितनी बार कोई भी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आप नोट्स ही अगर अपने टीचर का देख रहे हैं, अगर उसको 2 बार 3 बार पढ़ ले जाएंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप कहीं भी जाकर उसको लिख देंगे या सुना देंगे, समझा देंगे। ठीक है, इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज ये है कि पहले टेस्टिंग डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर इटरेशन इज़ ईजी। मीन्स अगर मान लीजिए छोटे से इटरेशन, अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम का बताया कि मैंने बस फ़ोटो पोस्ट करने के लिए, इमेज पोस्ट करने के लिए डाला, तो जब वही एक बस यही रहेगा कि इमेज बस पोस्ट करना है, तो भाई उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग तो भाई इजी होगी ही होगी। ठीक है, फिर क्या है, ए पैरेलल डेवलपमेंट कैन प्लान। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल मीन्स पैरेलल डेवलपमेंट क्या होता है कि कभी मैं एक ऐप बना दिया जिसमें इमेज अपलोड हो रहा है, एक ऐप बना दिया जिसमें कॉलिंग वीडियो फंक्शनलिटी है, क्योंकि भाई हर एक डेवलपमेंट छोटा छोटा है, तो भाई हम पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग इटरेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें आइडेंटिफाइड क्या होती है, अब जैसे कस्टमर ने बोला, यूज़र्स ने बोला कि भाई इसमें कॉलिंग की फैसिलिटी दीजिए, इसमें रील्स की फैसिलिटी दीजिए, इसमें ये चीज़ की फैसिलिटी दीजिए, तो भाई ये क्या होता है, जो भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क है, रिस्क का मतलब कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं वो कुछ ही दिन चले ख़राब हो जाए, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, भाई आपने इतना पैसा लगाया वो ख़त्म हो गया, तो आपने रिस्क, तो ये ही रिस्क है। तो ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये यूज़र्स मांग रहे हैं, तो अगर मैं ये डालूंगा तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो जैसे जैसे यूज़र डिमांड करते रहते हैं वैसा वैसा चेंज होते रहता है। ठीक है, फिर क्या है कि आपका, हाँ, लिमिटेड टाइम स्पेंट ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे लिमिट टाइम दिया जाता है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग का टाइम है उस पर एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं। कोई भी अगर ऐप डेवलप कर रहे हैं थ्रू द कौन सी मेथड, इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। अगर स्मॉलर प्रोजेक्ट बनाना है तो भाई ये सूटेबल नहीं है, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए है। मोर रिसोर्सेज में बी रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट चेंजेस कैन कॉज ओवर बजट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितने से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आएंगी उतना से बड़ा बजट बनेगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नॉट कंफर्म बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है ये बिल्कुल भी तय नहीं होगा कि इस दिन कंप्लीट होगा, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने ये इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल पढ़ा है इसमें। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है,
और प्रोसेस क्या होता है। तो आप ये डिफिनीशन पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट में भी डिफाइंड एज एन आउटपुट, ए प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस द गुड सर्विस। एंड प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में भी डिफाइन एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड इफोर्ट्स फॉर गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपली एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो अब जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए, इंस्टा का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप और इंस्टा किस लिए यूज़ होता है। व्हाट्सएप पे भी आप अपनी स्टेटस लगा सकते हैं, वैसे ही आप इंस्टा पे स्टोरी लगा सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। ठीक है, तो भाई प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट वो है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपको उसमें फ़ायदा है, आपको उसमें सुविधाएं मिल रही हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, और प्रोसेस क्या है, उस चीज़ को बनाने में, उस चीज़ को बनाने में। अब इंस्टा और व्हाट्सएप को बनाने में बहुत सारा समय लगा होगा, बहुत सारे डेवलपर बैठ के उसको डेवलप किए होंगे। तो वो जो समय लगा उसको डेवलप करने में, इन्वेस्ट करने में, कि एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो, वो है प्रोसेस। और प्रोडक्ट क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, कि मुझे जो चीज़ में सुविधाएं मिल रही हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस। अब चलते हैं, पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट यूनिट से आपके एग्जामिनेशन में आते हैं एकेटिव में। तो वो या फिर आपके सेशनल में, पीयूटीज़ में जो भी हैं, ठीक है, उसमें आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया कि उसमें कि एसडीएलसी क्या होता है। ठीक है, फिर डिस्कस वेरियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग एसडीएलसी, मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ थी, जितने भी फेजेस थे, आप उसको डिस्कस यहाँ पे कर दीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा। फिर एक्सप्लेन इटरेटिव वाटरफॉल स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। फिर जो भी फेजेस थे उसको आप डिफाइन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल विथ सुटेबल डायग्राम। भाई प्रोटोटाइप मॉडल जो कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर क्या होता है, वहीं बैठा रहता है, और क्या होता है कि वो प्रोटोटाइप बनाते रहता है, उसको देखते रहता है, अगर पसंद आया तो ठीक, नहीं तो फिर रिफ़ाइन करता है। तो वो चीज़ें हैं, आप उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। भाई देखिए, आपको डायग्राम पता है और आपको मैंने थ्योरी बता दी, तो आप अपने से मन से बना के ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ के फिर दे सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल है विद सुटेबल डायग्राम, आप वाटरफॉल मॉडल को आप दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, उसको आप, मैंने आपको समझाया हुआ है, उसमें थ्योरी मैंने दे रखी है, आप उसको पढ़ के उसको समझ के आप लिख सकते हैं। फिर प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस मैंने अभी समझाया कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है। फिर डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझा रखा है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, वो भी मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप उसको, ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये तैयार कर ले जाएंगे तो आपके जो भी 22-24 नंबर्स के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप गारंटी है कि आप 15+ मार्क्स ज़रूर गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। एट लास्ट ये इस चैप्टर का एंड हो गया। अब इसमें कोई भी टॉपिक बच नहीं गया। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक बच गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर किसी भी यूनिट्स की या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स के अगर आपको 1 वीडियो बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको, अगर मतलब अच्छा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं जो भी आप टॉपिक देंगे या फिर जो भी आप सब्जेक्ट देंगे उस पे मैं बनाऊँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।